अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ नगरी नावल बाय M.A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैंने जल्दी जल्दी किताबों को टटोला तो एक किताब से मुझे 2 तावीज़ मिल गए। मैंने उन्हें एहतराम के साथ अपनी अंदरूनी जेब में रख लिया। इनके बारे में मुर्शद ने ख्वाब के आलम में जो हिदायत दी थी वो मुझे याद थीं। तावीज़ जेब में रखे ही थे कि बाहर से 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए। हम चारपाइयाँ ले आए हैं, आप चाहें तो बाहर आकर बैठें। मैयत के गौसल का इंतज़ाम सामने वाली मस्जिद में हो जाएगा। अल्लाह रखा बात करने गया है, अभी तो नमाजियों को पता नहीं चला। बाबा साहब इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और सब उनका एहतराम करते थे। मस्जिद से अभी थोड़ी देर के बाद ऐलान हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा और इसके बाद बाहर आकर चारपाई पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मस्जिद से ऐलान शुरू हो गया। इतनी देर में शामियाने वाले आ गए थे। एक बड़ा सा शामियाना लगाकर दरियाँ बिछा दी गईं। गर्ज ये कि तमाम काम मामूलात के मुताबिक होते रहे। नमाज जनाजा ज़ोहर के बाद पढ़ाई गई और इसके बाद मरहूम की मैयत तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले जाई गई। फातिहा ख्वानी के बाद मैंने एक बुज़ुर्ग को बुलाया जो इस मस्जिद के मौज़न भी थे। मैंने उन्हें रकम देते हुए कहा, जनाब कल कुल के लिए बंदोबस्त कर लीजिएगा और ये शाम का खाना फातिहा ख्वानी वगैरह के लिए। जज़ाकल्लाह, आप खुद शरीक नहीं होंगे? कल कुल में आ जाऊँगा, आज इजाज़त दे दीजिए। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। कैसर खान, तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ, मैं खुद कार ड्राइव करके जाऊँगा, रास्ता मुझे याद हो गया है। नहीं साहब, कल आपके साथ ही आ जाऊँगा, कैसर खान ने जवाब दिया। वो बहुत मगमूम था। रास्ते में बोला, आपने मुर्शद की मौत के बारे में क्या सोचा साहब? वो एक तंदुरुस्त आदमी थे, उनका एकदम मौत कैसे वाक़ हो गया? क्या कहा जा सकता है कैसर खान? मैंने मुख्तसरन कहा। कैसर खान को तावीज़ों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था। फिर हम घर पहुंच गए। कोई ख़ास बात नहीं थी। मामा को भी इस बारे में कुछ बताना बेमकसद ही था। ये तो मामला ही दूसरा चल पड़ा था। बहरहाल शाम हो गई थी। ताया अब्बू, हिरा, सुल्ताना, दानिया सब मुतमईन थे। मैं रात का इंतज़ार करता रहा। फिर जब शाम रात में तब्दील हो गई तो मैं माचिस और मोमबत्ती लेकर इस दूसरे हिस्से की जानिब चल पड़ा जो हमारे लिए मखसूस किया गया था और हमारा खासा सामान वहाँ पहुँच गया था। लेकिन हमारे वहाँ मुंतकिल होने की नौबत नहीं आई थी। मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और फिर एक जगह मुंतखब करके वहाँ रुक गया। मैंने मोमबत्ती जलाई, वो तावीज़ निकाले, उनके रोल बनाए। फिर दोनों को इकट्ठा करके मैंने माचिस से इनके सिरों को आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने तावीज़ में आग लगाई, अचानक ही एक भयानक चीख मेरे पीछे गूंजी। उसने मेरे कान फाड़ दिए थे। इसके बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चीख। फिर इसके साथ ही किसी ने बड़ी ताकत से मेरे हाथ पर हाथ मारा और दोनों तावीज़ मेरे हाथ से निकल गए। 2 हाथों ने इन तावीज़ों को उठाया और इन्हें अपनी हथेली में मसलने लगे। ये सिर्फ हाथ थे। इन हाथों की डायरेक्शन ऐसी थी जैसे ये किसी जिस्म से जुड़े हुए हों, लेकिन इस जिस्म का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। मैं वहशत ज़दा अंदाज में खड़ा होकर पीछे देखने लगा। मैंने एक होलनाक वजूद को बुरी तरह तड़पते देखा। ये गोरनी थी जो दोनों हाथों से अपना चेहरा मसल रही थी और चीखने की आवाज़ें उसके हलक से बुलंद हो रही थीं। मैं जल्दी से पीछे हटकर दीवार से जा लगा और मेरी निगाहें उन दोनों हाथों पर जम गईं जिन्होंने तावीज़ों के सिरे बुझा दिए थे। और इसके बाद एक वजूद नमूदार हो गया। इंसानी वजूद ही था, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज का। उसके चेहरे पर बेपनाह खशूनत थी। दोनों तावीज़ उसके हाथों में दबे हुए थे और वो कीनातोज़ निगाहों से मुझे घूर रहा था। मेरे जहन में फ़ौरन ही उसका नाम भी आ गया। उस दिन जब मुझे उस तहखाने में पकड़ कर ले जाया गया था, ये शख्स वहाँ मौजूद था और उसका नाम खरातून लिया गया था। गोरनी चेहरा मसलती रही। फिर उसने अपने चेहरे से दोनों हाथ हटाकर मुझे देखा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा काफ़ी जला हुआ है। ये चेहरा ताज़ा ताज़ा जला था और गोरनी तकलीफ़ का शिकार नज़र आ रही थी। मैं हैरत से उसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, ये क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा कैसे जल गया? गोरनी, फना हो जाएगा तू, तू देख लेना, कुत्ते की मौत मर जाएगा तू, ख़त्म हो जाएगा तू। खरातून, तुम हमारी हिफाजत नहीं कर सके, हमारा एतबार तुम पर से ख़त्म हो गया है। ये हाजी साहब के ज़ेर असर मनमानी कर रहे हैं और तुम खामोश हो, तुम कुछ नहीं कर रहे। हाय देख लो, मुझ पर जुल्म के डोंगे बरसाए जा रहे हैं, मुझ पर मजालिम तोड़े जा रहे हैं। हाय मेरा चेहरा देख लो, जला दिया इसने मुझे। खरातून एक कदम आगे बढ़ा
और खूनी निगाहों से मुझे घूरते हुए बोला, क्यों हमारी दुश्मनी मोल ले रहे हो तुम? क्यों हमें मजबूर कर रहे हो कि हम हाजी साहब से बगावत कर डालें? नहीं, हाजी साहब हमसे बात करें, ये क्या हो रहा है? आपने वादा किया था कि हम अच्छे पड़ोसियों की तरह रहेंगे, इन इंसानों से जितना फासला होगा रखेंगे। आपने अपने तो रिश्ते निभाए, लेकिन हमारे रिश्तों के साथ ये क्या सलूक हो रहा है हाजी साहब? हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा भी घराना है, हमारे भी रिश्ते हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं आपकी, लेकिन हमारे इस दुश्मन को देखिए, ये आलिमों से हमारे खिलाफ मदद लेता फिर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हाजी साहब, अगर ये तावीज़ जल गए होते तो गोरनी ख़त्म हो जाती। आखिर क्यों, आखिर क्यों? खरातून की होलनाक आवाज़ फ़ज़ा में उभर रही थी और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थीं। एक अनोखी सी कैफियत मुझ पर मुसल्लत हो गई थी। गोरनी बदस्तूर एक गोशे में बैठकर रो रही थी। इसने दोनों हाथों से चेहरा छुपाया हुआ था और इसके मुंह से निकल रहा था, हाय मैं मर गई, हाय हम पर मजालिम की इंतहा कर दी गई, हाय मेरी बच्ची मार दी इसने, और क्या करेगा ये, हाय हमारा कोई पुरसाने हाल हो। हाजी साहब, मुझे जवाब चाहिए, मेरे साथ इंसाफ करो, वरना मैं फैसला कर चुकी हूँ कि कुछ करके रहूँगी, और जो करूँगी मैं वो बुरा होगा। मेरा इंसाफ करो हाजी साहब, मेरा इंसाफ करो। मैं अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। वो जिस तरह बयान कर रही थी इससे मैं भी मुतासिर था। मुझे नहीं मालूम था कि वो तावीज़ गोनी को नुकसान पहुंचाने के लिए थे। इसी वक्त खैरातून आगे बढ़ा और उसने गोनी का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, चल गोनी, बात करें हाजी साहब से। अब ऐसा भी अंधेर नहीं हो रहा कि कोई हमें मुटाने पर तुला हुआ है और हम शराफत बरतते रहें। चल मेरे साथ। ये कहकर खैरातून गोनी को लेकर बाहर निकल गया। तावीज़ वो साथ ही ले गया था। मैं खामोश खड़ा सोचों में डूबता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर वालों को एतमाद में लेने के लिए बार बार मना किया गया था। इस घर से जाने के लिए मना किया जा रहा था। किसकी बात मानूं, किसकी ना मानूं? अभी तक मैंने किसी को अपना राज़दार नहीं बनाया था, सिवाय मुर्शद के। और मुर्शद ने अपने आप को इस सिलसिले में अलग रखने की कोशिश की थी। इन्होंने मुझे कुछ बताने से गुरेज किया था और कहा था कि वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन न जाने क्यों इन्होंने गोरनी को हलाक करने के लिए तावीज़ मुझे दिए थे। यकीनन इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता था? मैंने अमली तौर पर भी इसका मुजाहरा देख लिया था। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि मुझसे आलिमों की मदद ना ली जाए। गोया मुर्शद की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि उन्हें मार दिया गया था। बहरहाल कोई फैसला करना मुश्किल तरीन काम था। अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा था। कम अज़ कम घर वालों को मुझे एतमाद मिला था, वरना अगर इसी घर में क़याम रहा तो कहीं कोई मुश्किल ना आ जाए। बेशक कुदरत ने मुझे निडर बनाया और इन पुरस्कार वाक़यात के बावजूद अभी तक मुझ पर खौफ मुसल्लत नहीं हुआ था। बेशक बहुत सारी बातें मुतासिर करती थीं, लेकिन दिल में दहशत बेदार नहीं हुई थी। पता नहीं ये कुदरती अमल था या फिर मुझ में इतना हौसला दिया गया था कि मैं इन सारी कैफियतों को बर्दाश्त कर सकूं। ये सोचें खासी रात तक दामनगीर रही थीं। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक आँख खुली। कैसर खान बड़ा अफसुर्दा था। उसने चाय तैयार कर रखी थी। मैंने उससे कहा, क्या कहते हो कैसर खान, किस वक्त चलना है? बस अगर यहाँ कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ तो कर लेंगे और इसके बाद चलेंगे। दिन को कोई 10:30 बजे के करीब हम लोग घर से बाहर निकल आए और इसके बाद कब्रिस्तान चल पड़े। सबसे पहले कब्रिस्तान पहुंचे। ये देखकर एक अजीब सा दिल पर असर हुआ कि इस वक्त भी कब्रिस्तान में बहुत से लोग मुर्शद की कब्र के गिर्द जमा थे। फातिहा ख्वानी वगैरह हो रही थी। हम भी उन लोगों में शामिल हो गए। हमें ख़ास तौर पर पजीराई दी गई, क्योंकि बहुत से ऐसे जानने वाले मौजूद थे जिन्होंने मुर्शद की तदफीन के सिलसिले में हमारी ख़ास तवज्जो देखी थी। बहरहाल इन्हीं लोगों के साथ हम वापस मुर्शद की कैमरा पहुंच गए, जहां कुल का बंदोबस्त किया गया था। इन सारे मामलात से निमट कर शाम को 5 बजे वापसी हुई। घर वापस पहुंचा तो ठीक 5:30 बजे सरफराज भाई का फ़ोन मौसूल हुआ। इस वक्त मामा, दानिया, ताया अबू, हिरा और सुल्ताना वगैरह भी मेरे पास मौजूद थीं और हम लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे कि सरफराज भाई का फ़ोन मेरे फ़ोन पर मौसूल हुआ। हाँ भाई, 8:30 बजे पहुँच रहा हूँ, तुम लोग एयरपोर्ट आ जाना। ठीक है भाईजान, फ़्लाइट नंबर वगैरह? मैंने पूछा तो सरफराज भाई ने फ़्लाइट नंबर बताया और रस्मी गुफ्तगू के बाद फ़ोन बंद कर दिया। एकदम से सब खुश हो गए थे। सरफराज भाई की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। बहरहाल हम दोनों गाड़ियों में एयरपोर्ट पहुंचे। ताया अब्बू बहुत कम घर से निकलते थे, लेकिन वो भी बच्चों की तरह हमारा साथ दे रहे थे और हमारे अच्छे बुरे में शरीक होते थे। सरफराज भाई मुकर्ररा वक्त पर वापस पहुंच गए
बहुत अच्छी सेहत हो रही थी उनकी और बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे थे। हम सब गले मिले और सरफराज भाई को लेकर घर वापस आ गए। हमीदा ने रात की खाने की तैयारियां कर ली थीं। खाने में एहतमाम बरता गया था। सरफराज भाई ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, ये हमीदा बहुत अच्छा खाना पकाती है। सच्ची बात यह है कि वहाँ सब कुछ था, लेकिन अपने खाने का मज़ा नहीं था। वैसे तो बहरीन में ही ज़िंदगी गुजारी, लेकिन यहाँ जितने दिन भी गुजरे कम से कम खाने का लुत्फ़ आ गया। बेटा अब ये बताइए, आपके सारे मामला तय कर आए हैं या आपको वापस भी जाना होगा? असल में आपका जाना अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ताया अब्बू ने कहा। नहीं ताया अब्बू, बस सारे मामला निपटा कर आया हूँ। बड़ा ताउन किया इन लोगों ने। पापा के तमाम हिसाबात वगैरह अदा कर दिए गए हैं। वैसे तो अल्लाह ताला का एहसान है कि यहाँ हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहरहाल इन लोगों ने अपना फ़र्ज़ बखूबी सर अंजाम दिया है। सरफराज भाई इन लोगों के बारे में बताने लगे जिनसे वहाँ हमारी शनासाई थी। रात को तमाम मामूलात से फरागत हासिल करके सरफराज भाई मामा के कमरे में बैठ गए। हिरा और सुल्ताना सोने के लिए चली गई थीं। वैसे भी इन्होंने हमें ख़ास तौर पर तन्हाई का मौका दिया था और हम पर मुसल्लत नहीं रही थीं। सरफराज भाई पूछने लगे, हाँ भाई, अब ये बताओ यहाँ के मामला कैसे रहे? कोई ख़ास बात तो नहीं हुई? कोई ख़ास बात नहीं हुई भाईजान, सिवाय इसके कि ताई अम्मा से कई मुलाकातें हो चुकी हैं। यार मैं वहाँ बैठकर ये सोच रहा था कि हमें बहरहाल अपने वतन में अपनी जगह बनानी है, और जो लोग ये कहते हैं कि रिश्तेदारों की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो अहमक होते हैं। रिश्तों की ज़रूरत तो सदियों से कायम है और कायम रहेगी। चलो फिर, मुझे भी ताई अम्मा से मिलाओ। वैसे एक बात बताओ, ताया अब्बू ने इस सिलसिले में कोई एतराज़ तो नहीं किया? क्योंकि ये बात मेरे इल्म में है कि ताई अम्मा से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। नहीं, ताया अब्बू ने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन ताई अम्मा का रवैया ताया अब्बू के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि मुंतशिर ख़ानदान फिर से यकजा हो जाए। कम अज़ कम एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दें। तो फिर कब ले चल रहे हैं ताई अम्मा के पास? कल ही भाईजान। वैसे भी मैंने उनसे कहा था कि जब सरफराज भाई आ जाएंगे तो हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। मामा आप भी चलें, छोड़ें इन सारे चक्रों को। हमें अपने असूल बनाने हैं। दूसरों के असूलों पर चल कर क्या करेंगे? ताई अम्मा अगर यहाँ नहीं आती तो ना आए। वो कुछ तावीज़ गंडों की कायल मालूम होती हैं, दरस व तदरीस भी करती हैं। अपने आप को आलिम बनाया हुआ है इन्होंने, बल्कि एक पुरगुरूर आलिम, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरे दिन तैयारियां की गईं। तायब्बू से पूछा गया तो इन्होंने बदसूर सर्द लहजे में कहा, भाई देखो, मेरा तुम लोगों पर कब्जा तो नहीं है, ना मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से अपने मामूलात मुतासिर करो। तुम्हारा दिल चाहता है तो वहाँ ज़रूर जाओ। जाहिर है वो बड़े भाई की बेगम है। बस इतना कहूँगा कि ख़तरनाक खातून है, किसी जाल में गिरफ्तार ना हो जाना। नहीं ताया अबू, हम हर हालत में आपके अहकामात की तामील करते रहेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है। हम लोग ताई अम्मा के घर पहुँच गए। मैंने सायरा को इत्तला दे दी थी। बहरहाल ताई अम्मा ने अपनी शानदार कोठी के बैरूनी हिस्से में हम चारों का इस्तकबाल किया। मामा, दानिया और ख़ास तौर पर सरफराज भाई से वो बहुत अच्छे से मिली। इन्हें गले भी लगाया। सायरा का रवैया भी बहुत अच्छा था। उसने दानिया से कहा, मैंने तुम्हें देखा ज़रूर था, लेकिन इस वक्त तुम चचा जान के कब्ज़े में थी और चचा जान का रवैया हमेशा हम लोगों से ख़राब रहा है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मुखातिब नहीं हो सकी। तुम मेरी कज़न हो और मुझे बहुत अच्छी लगी हो। बहरहाल ताई जान का अपना एक रवैया बरकरार था। वो बहुत कम बोल रही थी और बड़ी आलमाना गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन अंदाज बुरा नहीं था। मामा बड़े गौर से इन्हें देख रही थी। हमने पहले दोपहर और फिर शाम का खाना भी उन्हीं के साथ खाया। ताई अम्मा ने पेशकश की कि अब हम 2-4 दिन उनके पास रुकें, लेकिन इसके लिए सरफराज भाई ने माजत करते हुए कहा, मैं कल ही आया हूँ और कुछ इस तरह के काम मेरे शानों पर हैं ताई जान, कि मुझे सर अंजाम देना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला फुर्सत पाते ही आपकी खिदमत में हाज़िरी देंगे और आपके साथ रहेंगे। ताई अम्मा खामोश हो गई थीं। हम वापस चल पड़े। यकीनन बाकी लोगों के जहन में भी आज के दिन का कोई ना कोई तासुर होगा। वैसे मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ताई जान ने अपने मिजाज के ख़िलाफ़ हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था और बहुत खातिर मज़ारत की थी, लेकिन उनका आलमाना रवैया मुस्तकिल बरकरार रहा था और साफ ज़ाहिर था कि वो सामने वाले पर शदीद तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश करती हैं। रास्ते में कोई तबसरा नहीं हुआ क्योंकि कैसर खान साथ था। घर पहुंचने के बाद ताया अब्बू बड़े बेचैन होकर मिले। पूरा दिन लगा दिया तुम लोगों ने वहाँ? जी ताया अब्बू, ताई जान ने आने ही नहीं दिया। इसका मतलब है कि तायरा खानम ने तुम्हें काम की चीज़ समझा है, वरना वो कहाँ घास डालती हैं।
ان کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملک کا وزیر اعظم سمجھتی ہیں، یا وزیر اعظم نہیں بھی سمجھتی تو اپنے آپ کو اس سے کمتر درجہ نہیں دیتی۔ خیر چلو چھوڑو، تم لوگوں کے ساتھ تو اچھا رویہ رہا۔ ہاں، میرے خلاف خوب زہر افشانی کی گئی ہوگی۔ بالکل نہیں تایا ابو، آپ کا ذکر نکلا ہی نہیں۔ گڈ، ظاہر ہے تم لوگ غلط نہیں کہہ رہے ہوگے۔ مجھے میرے وکیل نے بتایا ہے کہ زمین کے کیس کا فیصلہ جلد ہی سنایا جانے والا ہے، اور طاہرہ خانم یہ کیس ہار چکی ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ ویسے ان کی پیشکش بڑی دلچسپ تھی۔ آج بھی کوئی تذکرہ ہوا؟ کیسی پیشکش؟ وہی وہ یہ دوسرا حصہ جو میں نے تم لوگوں کے لیے درست کروایا ہے، تمہیں تحفتاً دینا چاہتی ہیں، جبکہ ان کا اس حصے پر کوئی حق نہیں ہے، اور چند ہی دنوں کی بات ہے کہ انہیں ان کی اوقات بتا دی جائے گی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، چلو اچھا ہے، تمہیں ملنا چاہیے تھا ان سب لوگوں سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ باقی لوگوں سے بھی ملو۔ جہاں آرا بیگم سے ملاقات کرو، وہ بھی بہت دلچسپ ثابت ہوں گی تمہارے لیے۔ جی تایا ابو، سب سے ملیں گے ہم لوگ۔ پھر وہی ہوا کہ رات کو ماما کے کمرے میں نشست جم گئی۔ جی ماما، کیا اندازہ لگایا آپ نے تائی اماں کے رویے سے؟ میں کافی الجھی ہوئی ہوں سرفراز۔ ماما کے الفاظ نے ہم سب کو چونکا دیا۔ کیا ماما، کس بات پر الجھی ہوئی ہیں؟ تم لوگوں نے غور نہیں کیا، طاہرہ خانم کی زبان دو شاخہ ہے۔ جی ہاں، اب جب بھی انہیں دیکھو تو غور کرنا، ان کی زبان درمیان سے کٹی ہوئی ہے، خاصی لمبی لکیر ہے، اور جب بولتے ہوئے کبھی کبھی ان کا منہ کھلتا ہے تو ان کی زبان دو شاخہ نظر آتی ہے۔ واقعی آپ نے خوب غور کیا، لیکن اس میں الجھن کی کیا بات ہوتی ہے الجھن کی بات؟ میرے ابو بتاتے تھے کہ ایسے لوگ کالے علم کے جاننے والے ہوتے ہیں، اور کالا علم ہی ان کی شکل میں ہی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اصل میں ابو کے بارے میں تم بہت زیادہ نہیں جانتے، انہیں بہت سے علوم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ اس طرح کی معلومات حاصل کرنے میں گزرا ہے۔ وہ کالے علم کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، اور کبھی کبھی مجھے بھی بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی اس طرح کے معاملات سے کوئی واسطہ نہیں پڑا، لیکن طاہرہ خانم کی دو شاخہ زبان دیکھ کر مجھے اپنے ابو کی بتائی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ میں، سرفراز بھائی اور دانیہ حیران نگاہوں سے ماما کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے یہ عجیب و غریب انکشاف کیا تھا۔ سرفراز بھائی یا ماما نے درس کے دوران تائی جان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت باقاعدہ بہروب دھارتی تھیں اور عجیب و غریب نظر آتی تھیں۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے عقیدت مند، اچھے خاصے پڑھے لکھے اور صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے، جن کا اندازہ ان کی پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی کاروں سے ہوتا تھا، اور ویسے بھی جن لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بڑی حیثیت کے لوگ نظر آتے تھے۔ گویا تائی جان کا دائرہ کار بہت وسیع تھا، لیکن یہ بات میں نے نہیں سوچی تھی کہ تائی جان کالا جادو بھی جانتی ہیں۔ میں نے ماما سے کہا، لیکن ماما، یہ کالا جادو وغیرہ جو کیا جاتا ہے، لوگ یقیناً یہ کام دولت کے حصول کے لیے کرتے ہوں گے۔ ماما کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولیں، کیا کہا جا سکتا ہے؟ برائی اگر انسان کے وجود میں اتر جائے تو اس کی سوچیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بات صرف دولت کی ہی نہیں ہوتی۔ اب تم دیکھو، بڑے بڑے رئیس، صنعت کار، سیاستدان ارب پتی ہوتے ہیں، لیکن زندگی کی بازی لگا کر سیاست کرتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں اور ان میں پھیلاؤ چاہتے ہیں۔ بات صرف دولت کی نہیں ہوتی۔ دولت کے لیے، اور خاص طور سے وہ شخص جس کے پاس اتنا ہو کہ اس کی کئی نسلیں آرام سے کھا سکیں، صرف دولت کے لیے جان کی بازی نہیں لگا سکتا۔ کچھ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے۔ ویسے میں تمہیں سچ بتاؤں، میں خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ کیوں ماما؟ پتہ نہیں وہ کس طرح کی خاتون ہوں گی، اور ہم لوگوں سے ان کا کیا رویہ رہے، کچھ کہا تو نہیں جا سکتا۔ ہم محتاط رہیں گے۔